हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज सुरेश और आज हम इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा को समझते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति या किसी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो ये दो चीज़ें हैं कि वे भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और उनको संविधान का विशेष संरक्षण भी प्राप्त है। उन्हें संविधान का विशेष संरक्षण इसीलिए प्राप्त है क्योंकि वे भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था और ये संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ओके, यहाँ पे हमने जिन दो शब्दों के बारे में पढ़ा वो थे भौतिक और नैतिक। अब ये भौतिक और नैतिक होते क्या हैं, इन्हें समझते हैं। देखिए, भौतिक क्या होता है। भौतिक मतलब फिजिकल लाइफ, जिसमें समाज शामिल है, दुनिया शामिल है, एजुकेशन है, मानव जीवन है। मतलब एक फिजिकल लाइफ में जो जो तत्व आते हैं वो सारे के सारे भौतिक चीज़ें कहलाते हैं। इसके अलावा जो नैतिक शब्द है, इसका मतलब है मॉरल मॉरल ड्यूटीज़। हमारी मॉरल ड्यूटीज़, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारा चरित्र बने, हम सदाचार सीखें, हमें अपनी मर्यादा पता हो, हम में नैतिकता का विकास हो और इन भौतिक और नैतिक तत्वों की उन्नति हो। इस उन्नति के द्वारा नागरिक को शिक्षा, समाज, धन, मन और मानव जीवन में विकास प्राप्त हो। इसलिए ये मौलिक अधिकार नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी हैं और इसीलिए इनको संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। हमारे देश में हमें कई सारे अधिकार मिले हैं, जिनमें सबसे पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो भाग 3 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। इसके अलावा दूसरी तरह का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ये वो अधिकार है जो संविधान में है लेकिन भाग 3 से बाहर है। भाग 3 से बाहर संविधान में दिए गए जो भी अधिकार है वे संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं और भाग 3 में दिए गए जितने अधिकार है वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संवैधानिक अधिकार का एक एग्जाम्पल है जैसे अनुच्छेद 300A, यानी कि जो भाग 12 में है, और यह है संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में इसको संवैधानिक अधिकार बनाया गया। वो क्या हुआ, क्यों हुआ, उसे हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल हमने दो चीज़ें समझ ली हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। संवैधानिक अधिकार भाग 3 से बाहर हैं लेकिन संविधान में दिए गए हैं। तीसरे तरह का अधिकार है कानूनी अधिकार। ये संविधान में नहीं होता है लेकिन विधायिका की देन है। मतलब संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं बताया है लेकिन विधायिका ने इसे बनाया है, नागरिकों के हित में बनाया है। जैसे जो मदर हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनको एक लीव मिलती है बच्चे को जन्म देते समय। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और चौथा है मानव अधिकार। देखिए, तो मानव अधिकार का सार ये है कि जो व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रोजगार का अधिकार है। और क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, हम जंगलों में नहीं रहते हैं। पहले की तरह हम जंगल में अगर रहते, कंदमूल फल खा के अपना शिकार करके अपना गुजारा कर लेते तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन आज के समय में हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमें अच्छी शिक्षा मिली है, हमें अच्छी शिक्षा लेनी है, हमें अच्छा रोज़गार पाना है ताकि हम अपनी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। इसके लिए हमें रोज़गार में जुड़ा होना ज़रूरी है। इसलिए ये अधिकार मानव अधिकार कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है। इस तरह से देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति या नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 ये कहता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमें वो नहीं दिया जाता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। मतलब यह है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, उनको रोका जा सकता है, उनका निलंबन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष कंडीशन होनी चाहिए, विशेष प्रोसेस होनी चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत के द्वारा होता है। जिस तरह संविधान संशोधन के लिए द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत होती है, उसी तरह
मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए भी द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब ये बनता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के संविधान में संशोधन करना होगा। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को समझते हैं। मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इन पे लिमिट नहीं है या इनको रोका नहीं जा सकता। ये इन पे लिमिट लगाई जा सकती है, इनको रोका जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, मतलब मौलिक अधिकारों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को व कुछ भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। देखिए ये सब क्या हैं, इसको हम आगे समझ लेंगे, फिलहाल इनको यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों व्यक्ति को प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25, जैसे जीवन जीने का अधिकार। इसी तरह मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है और कुछ का स्वरूप सकारात्मक है। नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? ये होते हैं डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमें बताया गया है। जैसे कि नकारात्मक मतलब किसी काम को करने से रोकता है। जैसे कि हमने कहा, अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूँ कि चोरी मत करो, तो मैं रोक रहा हूँ, मैं उसे कुछ गलत करने से रोक रहा हूँ, इसलिए मेरा इंटेंशन सही है। ठीक है। मैंने कहा चोरी मत करो, तो ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है। यहाँ पे कूड़ा मत डालो, ये नेगेटिव है, मतलब ये रोक रहा है, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य सही है। इसी तरह से ज़्यादातर मौलिक अधिकारों का स्वरूप प्रोहिबिटेड है, नकारात्मक है, रोकता है। कुछ मौलिक अधिकारों का स्वरूप सकारात्मक भी है। सकारात्मक मतलब कोई कार्य करने के लिए कहता है। जैसे कि मैंने कहा गरीबों की मदद करो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छे काम करो, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ अच्छा करने के लिए बताती हैं, तो इसलिए ये सकारात्मक या पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को केवल राज्य के विरुद्ध व कुछ राज्य और निजी दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति को केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है। और कुछ राज्य और निजी दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी को रोकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये क्या हुआ था, इसे हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल हमें यहीं पे इतना जानना है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। तो इस समय वर्तमान समय में जो कंडीशन है, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। तो यहाँ से हमारे आर्टिकल्स स्टार्ट होंगे। यहाँ से हम सीधे सीधे अनुच्छेद और उनके डेफिनेशन को समझेंगे। अनुच्छेद क्या कहता है, किस तरह से बनाया गया है, अनुच्छेद का मीनिंग क्या है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ से कवर करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास आता है अनुच्छेद 12, जो हमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा है, जो उसका अर्थ बनता है, जो उसका सार बनता है, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो आप अब ध्यान लगा के यहाँ पे बात को सुनिए। ठीक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है? राज्य मतलब संघ की संसद और सरकार, भारत सरकार से संबंधित व्यक्ति, मतलब केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग राज्य की परिभाषा में आते हैं। प्रांत का विधानमंडल और प्रांतीय सरकार, मतलब राज्य सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग सरकार में आते हैं, सरकार शब्द में आते हैं। और स्थानीय संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हमने पढ़ी हुई हैं, हमें पता है कि संस्थाएं क्या होती है, किस तरह से सरकार बनाती है। वही संस्थाएं जैसे कि पंचायत है, नगर पालिका है, वो संस्थाएं जो सरकार बनाती है। ठीक है। और ऐसे सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करें। इसका मतलब यह है कि सारा का सारा सरकारी तंत्र सरकार की परिभाषा में आता है, राज्य की परिभाषा में आता है। राज्य और सरकार एक ही है। हर जगह पे राज्य शब्द लिखा गया होगा, इसका मतलब सरकार से है। राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं है, राज्य का मतलब सरकार से है। राज्य इक्वल टू सरकार, मतलब राज्य ही सरकार है। राज्य को ही केंद्र सरकार कहा जाएगा, राज्य को ही राज्य सरकार कहा जाएगा। सरकारी कार्य से जुड़े व्यक्तियों को ही राज्य कहा जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13, देखिए अनुच्छेद 13 के 4 क्लॉज हैं।
अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 और अनुच्छेद 13 क्लॉज 4। एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज है, सरल भाषा है हमारी। संविधान लागू होने से पूर्व मतलब संविधान लागू, जब संविधान बना था उससे पूर्व की, उससे पूर्व बनी कोई भी ऐसी विधि जो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जिस सीमा तक, जहाँ पर तक, जिस जगह तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, वहाँ तक वो विधि शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगी। देखिए कैसे होता है। एक भारतीय दंड संहिता बनाई थी सन 1961 में। ठीक है, तो जब संविधान बन रहा था तो भारतीय दंड संहिता को पढ़ा गया, उसकी क्लॉजेस देखे गए, उसके नियम कानून देखे गए, तो उस समय के हिसाब से उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। संविधान निर्माता को लगा कि हाँ, भारतीय दंड संहिता काफ़ी अच्छी बनी है, उसका 90% हिस्सा अच्छा बना है, ख़राब नहीं है। यानी कि 10% हिस्सा ऐसा था जो हमारे देश के नागरिकों के लिए अच्छा नहीं। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि पूरी की पूरी भारतीय दंड संहिता को बदलने से अच्छा है कि हम उस हिस्से को अप्रभावी कर दें, उस हिस्से को निष्क्रिय कर दें जो हिस्सा हमारे देश के नागरिकों के हितों के विरुद्ध काम करेगा। तो इन्होंने क्या करा, एक क्लॉज बना दिया 13 क्लॉज 1। तो इसमें एक सिद्धांत दिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। एक्लिप्स क्या होता है? मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा में कई बार ग्रहण लग जाता है। अब ग्रहण यहाँ पे भी लग सकता है, इतने हिस्से में भी हो लग सकता है, इतने हिस्से में भी लग सकता है, या इतने भी लग सकता है, या पूरा भी लग सकता है। इसी तरह से हमारे अधिकारों के विरुद्ध बने नियमों पर भी उतना ही ग्रहण लगेगा जितना वे हमारे अधिकारों का हनन करेंगे, हमारे अधिकारों को रोकेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 का संबंध संविधान लागू होने के पूर्व की विधियों से है। ठीक है, इसके आधार पर आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत दिया गया। यदि संविधान लागू होने से पूर्व बनी कोई भी विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उस सीमा तक मौलिक अधिकार उस विधि को आच्छादित कर देंगे, यानी कि ग्रहण लगा देंगे या रोक देंगे। यदि भविष्य में मौलिक अधिकारों के संशोधन या अन्य कारणों से वह विधि मौलिक अधिकारों के विरोधी नहीं रहती, तो विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। मतलब मान लीजिए भविष्य में कोई ऐसा कानून बनता है जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये हिस्सा जिस पे ग्रहण लगा हुआ है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, तो वो हिस्सा दोबारा से प्रभावी हो जाएगा, दोबारा से विधि बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या ज़्यादा करती है, और जिस सीमा तक कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है, उस सीमा तक वह शून्य होगी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 का संबंध संविधान के लागू होने के बाद की, ये बाद है, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, संविधान लागू होने के बाद की विधियों से है, जहां राज्य पर यह रोक लगाई गई है कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। मतलब अभी तक हमने समझा कि जो संविधान से पहले बनी हुई विधियां हैं वो किस किस सीमा तक काम करेंगी। इसी तरह अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी, और यदि राज्य ऐसी विधि बनाएगा तो वह विधि शून्य होगी, मतलब वो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकता, सरकार ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकती कि मौलिक अधिकार को जो मौलिक अधिकारों को कम करे या ज़्यादा करे, तो इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर से एक विवाद उठ के आ गया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं या नहीं है। ठीक है, संशोधन किस तरह से हो सकता,
देखिए, संशोधन दो तरह से हो सकता है। संसद कानून बनाती यानी कि साधारण बहुमत से, या संविधान में संशोधन होता जिसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती। अब मुद्दा ये उठ के आ गया कि संविधान संशोधन के द्वारा क्या हम मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं? संविधान संशोधन द्वारा ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या संसद कानून बना के ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो कन्फ्यूजन हो गया। तो आगे क्या हुआ, कुछ केसेस हुए। अब यहाँ से केसेस को समझते हैं। केसेस की हिस्ट्री क्या है उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो केस का सार निकला था उसे हम समझेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस हुआ था शंकरी प्रसाद केस 1951। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, मौलिक अधिकार संशोधनीय है और मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, पहला हिस्सा ही हो गया। उसके बाद सन 1965 में सज्जन सिंह केस होता है। उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं और उनमें संशोधन किया जा सकता है, सरकार उन्हें कम या ज़्यादा कर सकती है। इसके बाद हुआ गोलकनाथ केस, जो सन 1967 या 1967 में हुआ। इस केस ने पुराने दोनों केसों को बिल्कुल पलट के रख दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकार संशोधन ही नहीं है, जो जैसे के हैं, जो जैसे हैं वे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, उनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, और एक सिद्धांत दिया जिसे हम भविष्यलक्षी अध्यारोहण कहते हैं, इंग्लिश में जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहते हैं। ये प्रोस्पेक्टिव है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये इसकी सही स्पेलिंग है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है, इसे समझते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि न्यायालय यानी कोर्ट का फैसला अतीतकालीन प्रभाव से लागू नहीं होगा। मतलब अगर कोई ऐसा नियम बन चुका है, अगर पास्ट में कोई ऐसा नियम बन चुका है जिसके द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन हो चुका है, तो वो संशोधन सही माने जाएंगे। लेकिन 1967 से कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करेगा। मतलब 1967 के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करेगा। और अगर ऐसे कोई कानून बनते हैं तो कोर्ट उसे रद्द कर देगा या खत्म कर देगा। ठीक है, अगर अतीत में ऐसा कोई कानून बन चुका है, ऐसा कोई संशोधन हो चुका है, तो वह निर्णय या कानून लागू रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 क्लॉज 3, उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत अध्यादेश, अभिसमय, विधायिका द्वारा पारित विधि, नियम, उपनियम आदि शामिल होंगे। देखिए, यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित नियमों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि किस किस तरह से हो सकते हैं, मौलिक अधिकारों से बने नियम किस किस रूप में हो सकते हैं, जैसे कि अध्यादेश है उसमें भी हो सकते हैं, अभिसमय यानी परंपराएं हैं उसमें भी हो सकते हैं, विधायिका द्वारा पारित विधि उसमें भी मौलिक अधिकारों से संबंधित नियम हो सकते हैं, और नियम, उपनियम, मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित नियम किस किस जगह पे बन सकते हैं, कौन कौन से उसमें शामिल है, उस फॉर्म को इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ पर तक हमने समझ लिया कि हाँ, मौलिक अधिकारों में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। गोलकनाथ केस में भविष्यलक्षी सिद्धांत दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया कि अब आप मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे से एक बहुत बड़ा टर्न होता है, आगे होता है संविधान संशोधन, उसे कहते हैं 24वां संविधान संशोधन। संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 को जोड़ा, और 13 क्लॉज 4 में यह निर्धारित किया गया कि 13 क्लॉज 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर संविधान संशोधन होता है तब मौलिक अधिकारों को कम या खत्म किया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मौलिक अधिकारों को कम या खत्म नहीं किया जा सकता है,
पुराने समय में जो इस तरह के संशोधन हुए हैं वो लागू रहेंगे, लेकिन 1967 के बाद से ऐसे कोई भी कानून या नियम नहीं बनाए जाएंगे जो मौलिक अधिकारों को कम या ख़त्म करेंगे। तो संसद ने संविधान संशोधन किया और 24वां संविधान संशोधन किया और उसके द्वारा अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 को जोड़ा और उसमें ये लिखा कि 13 क्लॉज 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। और अब ये एक नियम बन चुका है। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को अगर समाप्त करना है तो संविधान में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद एक और केस होता है जो सब बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इसको इस जगह पे इस स्थिति पे समझते हैं। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि संविधान में ये नियम बन चुका था, एक 13 क्लॉज 4 जुड़ चुका था। इसलिए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके द्वारा यह बताया गया संसद सिर्फ मौलिक अधिकारों में ही नहीं, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में क्या क्या चीज़ें आती है इसको हम केशवानंद भारती केस में समझेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है। आगे बढ़ते हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम में करंट स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से ही होगा, और यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। मतलब संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, उन पर संशोधन कर सकती है। इसके लिए संसद को द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और अगर मौलिक अधिकारों में कोई हिस्सा ऐसा पाया जाता है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है तो उस हिस्से पर संशोधन नहीं होगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और मौलिक अधिकारों से संबंधित सारे के सारे आर्टिकल्स को ख़त्म करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे।